Hello students, myself is Naren Singh. I did my engineering from University of Roorkee. Now it is known as IIT Roorkee. I have been in the field of IIT JEE preparation for last 7 years and I will teach you mathematics here. Dear students, आज हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि देखिए आप जनरली स्टूडेंट सोचता है या बहुत सारे लोगों का एक फीलिंग है कि आईआईटी एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट पेपर है और इसे क्रैक करना बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट है. डू यू थिंक द पेपर इज वेरी डिफिकल्ट और इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन फॉर एन मीडियोकर स्टूडेंट, और जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए भी क्या ये बहुत मुश्किल है? देखते हैं. देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी. ठीक है, पेपर में आता क्या क्या चीज है, कैसे आती है, क्या मुश्किल आता है, क्या इजी आता है. देखिएगा आपके सामने जो एक ग्राफ हमने रखा है, जो बार चार्ट है, अगर हम मार्क्स के बेसिस पे देखें तो टोटल पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स टोटल आता है 360 मार्क्स का. देखिएगा इस 360 मार्क्स में आपको एक पेपर को क्रैक करने के लिए, क्योंकि अगर 2013 की बात करें, फिर टॉक अबाउट 2013 जेई की बात करें जो कि एडवांस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो कट ऑफ गया था दैट इज ऑफ 113 मार्क्स. कितने मार्क्स का था? 113 नंबर का. इस 113 नंबर को हम कैसे अचीव कर सकते थे विदाउट पुटिंग मच ऑफ हार्डवर्क? ज्यादा हार्डवर्क नहीं रखें, आराम से भी अगर हम प्रिपरेशन करें और बहुत ज्यादा एफर्ट्स ना डालें तब भी वी कैन इजीली क्रैक द पेपर. कैसे? देखिए अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में ये जो ब्लू लाइंस, केमिस्ट्री की ब्लू लाइन और अगर आप मैथ्स की ब्लू लाइन देखें तो ये हमने मार्क्स वाइज डिवाइड कर दिया. 120 मार्क्स, 120 मार्क्स, 120 मार्क्स. आउट ऑफ 120 मैथ्स में 52.2 यानी कि करीब करीब 52 नंबर जो आ सकते थे वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ सकते थे जो कि इजी की कैटेगरी में है. अगर मैं इसी ब्लू लाइन को यहां देखूं तो केमिस्ट्री में 21 मार्क्स का, 21 मार्क्स का जो पेपर था वो इजी क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाले जा सकते थे. और अगर हम फिजिक्स की बात करूं मैं तो इसमें 36 मार्क्स तभी लाए जा सकते थे अगर आप सिर्फ इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते. यानी कि टोटल अगर मैं इसको इसको और इसको जोड़ दूं तो अपने पास जो मार्क्स आने वाले हैं वो राउंड अबाउट 109 या 110 के आसपास थे, जो कि 109.2 अगर हम कैलकुलेट करें तो 109-10 मार्क्स आप ला सकते थे, जो कि आपके कट ऑफ मार्क्स से बिल्कुल पास है. यानी कि लगभग आपकी कट ऑफ सिर्फ इजी क्वेश्चन को सॉल्व करके ही क्रैक की जा सकती थी, या आप यूं कहें कि उसके बहुत नजदीक पहुंच सकते थे. दूसरे में देखूं, अगर मैं इसको हटा दूं, इजी को हटाने के बाद अब देखिएगा तो 109 नंबर का जो पेपर था वो सिर्फ इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करके 109 नंबर लाए जा सकते थे आउट ऑफ 360. दूसरे देखो, अगर आप मॉडरेट डिफिकल्ट को देखें तो आप मॉडरेट डिफिकल्टी रेड लाइन, ये वाला रेड बार और ये वाला रेड बार को ध्यान से देखें, ये वाला और ये वाला. अगर मैं यूं कहूं कि इनमें से आप अगर सिर्फ 10% मार्क्स भी जोड़ दें, सिर्फ 10% मार्क्स जोड़ दें इनका, इसका 10% करीब 5 नंबर, इसका 10% करीब 6 नंबर और इसका 10% करीब 6 नंबर अगर मैं जोड़ूं तो 18 नंबर अगर आप यहां से स्कोर करते तो 109 प्लस 18 आप बहुत बहुत आगे थे अपने कट ऑफ मार्क्स से, जो कि करीब करीब 127 नंबर है. मैं मानता हूं नोबडी कैन सॉल्व एवरी इजी क्वेश्चन. तो अगर मैं ये भी मानूं कि अगर आप सारे इजी क्वेश्चन ना कर सके, आपने अगर इजी क्वेश्चंस का सिर्फ 80% किया, मॉडरेट क्वेश्चन से मैं बोल रहा हूं आपने 10 to 15% किया, तब भी आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती थी. कोई बहुत डिफिकल्टी इसमें शायद आपको नहीं आती. देखो अगर मैं बोलूं 80% इजी से, और अगर आपने सिर्फ 15% मॉडरेट डिफिकल्ट से करते, सिर्फ 15%, तो 15% ऑफ दिस, 15% ऑफ दिस और 15% ऑफ दिस, जो कि हमारा पिछले 18 मार्क्स बने थे 10-10 पे, 15% पे 27 मार्क्स होते हैं, और 80 आप अगर इजी से ले आते तब भी आप 107 नंबर, जो कि आपकी कट ऑफ के काफी पास है. ये मैं तब बता रहा हूं जब आप सिर्फ इसको, इसमें से 15, इसका 15, इसका 15 और इन ब्लूज का 80% करते तो.
इसका मतलब कि हमारे पास अगर हम देखें, अगर मैं सिर्फ इजी और मॉडरेट को जोड़ दो, मॉडरेट जो कि मॉडरेट इजी है ये वाले, तो हमारे पास करीब करीब 274 मार्क्स का ये प्लस ये प्लस ये और ये प्लस ये। अब अगर इस 274 का अगर आप सिर्फ देखिए इस 274 को, ये 274 मार्क्स अगर आप सारे का सारा सॉल्व कर ले और सारे के सारे मार्क्स आप ले ले, तो आपकी जो रैंकिंग आएगी आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन में, जो लास्ट ईयर के स्कोर के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं, तो करीब करीब यानी कि 500 के अंदर आएगी, लेस देन 500, जो कि आपको किसी भी आईआईटी में कंप्यूटर साइंस जो आपका डिपार्टमेंट है या स्पेशलाइजेशन है उसके लिए जरूरी है। यानी कि आप टॉप की 5 आईआईटी या 7 आईआईटी में किसी एक में कंप्यूटर साइंस ट्रेड से इंजीनियरिंग कर सकते थे, जो कि आज का हॉट फेवरेट है। ये तो एक फैक्ट्स है जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर मैं आप डिफिकल्ट वाला जो पोर्शन है उसको अगर कंप्लीटली नेग्लेक्ट भी कर दे, तो आप सिर्फ अपने स्कूल के सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करके और जो मॉडरेट इजी हैं इनके लिए थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स यानी कि एक्स्ट्रा, अगर आपने टोटल स्टडीज अपनी जो बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए जो स्टडी की उससे अगर आप 20% और थोड़ा सा जोर लगा दें आफ्टर द एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपके ये मॉडरेट जो क्वेश्चंस हैं ये आपको परेशान ज्यादा नहीं करेंगे। यहां से भी आप आराम से स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आप अगर मैं यूं बात करूं कि टोटल आपको टोटल सिलेबस का टोटल स्कोर का अगर आपको सिर्फ 50% स्कोर करना हो, जो कि जितने भी स्टूडेंट आईआईटी जेईई में सिलेक्ट होते हैं करीब 9000 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, उनमें से ये मान के चलिए कि 30% से ऊपर और 50% से नीचे जो स्टूडेंट्स होते हैं वही मेजॉरिटी में होते हैं, क्योंकि 275 प्लस लाना सभी स्टूडेंट के बस की बात नहीं, और 113 से ऊपर और 275 के बीच में बहुत बड़ा गैप है। यानी कि इस गैप को फिल करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 50% स्कोर करना है, जो कि लगभग 180 बैठता है। अगर आप 60% कर ले, इन दो सेक्शन का 60% कर ले, तो भी आप 180-175 का स्कोर इजीली कर जाएंगे और जो आपकी रैंकिंग होगी वो 2500 के नीचे आएगी। The ranking would be less than 2500। अब आप देखिए, अभी तक की जो आपने फैक्ट समझा उसमें आपने ये देख लिया कि इजी क्वेश्चन, मॉडरेट इजी क्वेश्चंस के आप अपनी रैंकिंग कहां तक ले जा सकते हैं। तो क्या हमने अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की बात की? नहीं। और अगर आप इनको छोड़ भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेक्शन के कोई भी जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनमें कोई बदलाव या कोई चेंज आने वाला है। फाइन। अब अगर मैं बात करूं, इसको कन्वर्ट कर देता हूं मैं परसेंटेज के टर्म में। अगर हम परसेंटेज के टर्म में देखें तो यहां पे देखिए, इजी जो क्वेश्चन आए वो कितने आए थे? 31%। जो मॉडरेट क्वेश्चन थे वो कितने आए थे? 46%। यानी कि करीब करीब टोटल पेपर का 50% मान लो, यानी कि टोटल पेपर का 50% पोर्शन, स्लाइटली लेस देन 50%, इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मॉडरेट इजी क्वेश्चन। फाइन। और टोटल पेपर का 31% जो पोर्शन है दैट गोज टू इजी क्वेश्चन। तो टोटल अगर मैं इनको करूं तो अपने पास 77% जो क्वेश्चंस हैं वो या तो मॉडरेट से आएंगे या मॉडरेट इजी, यानी कि दोनों को मिला के। इस अगर 77% में इस 77% का 2/3 आप सॉल्व करें और आईआईटी में अपनी अच्छी रैंकिंग के साथ में सीट सिक्योर करें, जो कि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक और फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एस्पायरेंट्स जो हैं वो एस्पायरेंट्स हैं हमारे पास करीब 25 लाख, जो कि जेईई मेंस लिखते हैं या मेंस की तैयारी करते हैं। फाइन। और इसमें से जेईई एडवांस का में जो फाइनल जो आईआईटीज और आईएसएम धनबाद में, आईआईटी जितने भी है प्लस आईएसएम धनबाद में
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंटर करते हैं, इनटेक है वो कुल 9,000 का। अगर हम देखें जो इस वैल्यू का 25 लाख का 0.004% से भी कम है, इसका मतलब एक सीट के लिए कितने लोग फाइट कर रहे हैं? एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं करीब करीब 250 स्टूडेंट। इसका मतलब सिलेक्शन रेशियो आउट ऑफ 250 ओनली वन गेट इन। आप ये देखिएगा, ये फैक्ट मैं किस लिए दे रहा हूं, इसका मतलब यह है कि कितने लोग हैं जो बहुत सीरियसली आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं और कितने लोग हैं जो उस ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। अब अगर देखिए कि 250 में से सिर्फ एक अंदर जाएगा, तो इसका मतलब 249 स्टूडेंट्स हैं, ईदर दे आर नॉट प्रिपेयरिंग सीरियसली और दे आर लैकिंग समवेयर। अब वो लैक कहां कर रहे हैं, उसी पे मुझे आना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आता हूं मैं प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, जहां लैक करता है स्टूडेंट वो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। अगर आप प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ में, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग for any entrance examination, for any competition, if you are preparing without any planning and strategy, then you will reach nowhere. तो स्टूडेंट और कोई भी बंदा, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, कहीं नहीं पहुंच सकता। You need good planning and good strategy to achieve the target. ठीक है, टारगेट जो भी आपका एम है उसे पाने के लिए आपको अच्छा प्लानिंग करना है। अब प्लानिंग का पहला पार्ट क्या है? स्टूडेंट को जनरली आदत क्या होती है कि अब आपके पास लेट से 1 से लेके मैंने 30 क्वेश्चंस दिए, 1 2 3 4 एंड कीप गोइंग ऑन अप टू 30। आपकी जनरल आदत क्या है? जनरली आप क्या करते हैं, अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा और शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, शायद आप क्या करेंगे, मैंने बोला 1 से लेकर 30 क्वेश्चन करिए, आपने पहला क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर आप बढ़ते रहेंगे ऐसे ऐसे करके। मान लो कि आपके एग्जाम में भी ऐसे ही हुआ, यू हैव ट्राइड फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड, और अगर 3 क्वेश्चन बाय द वे आपके नहीं हुए तो आपके ऊपर प्रेशर आ गया। आपको लगा कि पहले 3 नहीं हुए हैं, पहले 5 नहीं हुए, आप प्रेशराइज हो गए। हो सकता था कि आपका छठा, 7वां और 8वां क्वेश्चन इन पहले 5 क्वेश्चन के मुकाबले बहुत इजी रहा हो, लेकिन आपने उन्हें अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं समझा। ठीक, अगर आप पहले इन 3-4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते तो आपका एक तो मोरल बूस्ट होता डेफिनेटली, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊपर हो जाता। ठीक है, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आप क्वेश्चन करें घर में या पेपर में, तो खैर करना ही है, लेकिन पेपर में डी डे, जो डिसाइडिंग डे होता है, उसी दिन अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे तो शायद आप फ्लॉप रहेंगे, क्योंकि आपने कभी वो स्ट्रेटेजी यूज ही नहीं की, अप्लाई नहीं की। तो आप कब भी करें, लेट से आपको 1 से लेकर 30 क्वेश्चन का एक सेट है, चाहे वो टॉपिक बेस्ड हो और वो जम्बल्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोशिश करें कि सबसे पहले इन 30 में से जो सबसे इजी है वो पहले, इनको करने के बाद आप डिपिक्ट करें कि उसमें से मॉडरेट इजी कौन से हैं, उन मॉडरेट इजी को उसके बाद लगाइए। अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम बचा हुआ है तो ट्राई कीजिए जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है या जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनमें से वेरी डिफिकल्ट नहीं, बल्कि जो डिफिकल्ट हैं शायद डुएबल हैं, उनको कीजिए। आप देखिए आपका स्कोर काफी ऊपर जाएगा। पहले दिन से नहीं होगा, आपको धीरे धीरे आपको ये अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा, एंड देन एंड ओनली देन यू कैन अचीव और यू कैन रीच एट अपने जो गोल है, एम पर, उसको आप करेंगे। ठीक है, तो आप आराम से ऐसी प्लानिंग को अगर आप करेंगे और स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। आप देखिएगा, अगर आप जनरली लोग कहते हैं कि एग्जाम में सबसे पहले इजी क्वेश्चन ढूंढने चाहिए, मैं कहता हूं एग्जाम में क्यों ढूंढने चाहिए, मैं तो कहता हूं रोज इजी क्वेश्चन पहले ढूंढने चाहिए। इवन लाइफ में भी अगर आपको कहीं जाना है तो पहले आसान रास्तों पे चलना चाहिए। जब आप लाइफ में इजी वेज पे पहले जाना चाहते हैं, तो जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी पेपर करते हैं, तो वहां भी इजी फर्स्ट करिए। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी है। अब आपके पास प्लान ए भी होना चाहिए, अगर प्लान ए किसी वजह से फ्लॉप हो गया, नहीं चल पाया, तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। प्लान 1 में मैंने क्या बताया, इजी क्वेश्चन फर्स्ट, देन मॉडरेट इजी,
देन डिफिकल्ट में भी जो कम डिफिकल्ट है वो पहले, और बाद में अगर टाइम बचा तो वेरी डिफिकल्ट। तो ये हो गया क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग प्लानिंग। अब दूसरी प्लानिंग देखिए, प्लानिंग नंबर 2 एक ऐसे भी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स अच्छी लगती है, उनका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, किसी का फिजिक्स फेवरेट होता है और किसी का केमिस्ट्री। एक सब्जेक्ट सभी का वीक होता है, एक सब्जेक्ट सभी का बहुत स्ट्रांग होता है, और एक सब्जेक्ट डेफिनेटली मीडियोकर होता है, उसमें वो फेवरेट भी नहीं है तो उसमें वो खराब भी नहीं है। ठीक है, अब मान लो सपोज एक स्टूडेंट है जिसका फिजिक्स बहुत अच्छा, मैथ्स ओके मतलब ठीक, बहुत अच्छा भी नहीं, और केमिस्ट्री को वो सबसे पुअर रेटिंग करता है, पुअर, ये ओके और ये वेरी गुड। तो स्टूडेंट क्या मानता है? जनरली कई लोग बोलते हैं कि सर मैं पहले केमिस्ट्री करना चाहता हूं क्योंकि केमिस्ट्री मेरी सबसे कमजोर है, और मैं चाहता हूं मैं पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लूं ताकि मुझे जितने आते हैं मैं पहले फटाफट से कर लूं और उसके बाद में अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शंस पे जाऊं। कुछ बच्चों का बिल्कुल अलग एक वो होता है माइंडसेट, वो कहते हैं कि पहले मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पे जाऊं, ठीक है, ताकि मेरे पास जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं इसको दे सकूं उतना मैं इसमें मिंट कर लूं, उसके बाद में अपने जो दूसरे नंबर पे जो मुझे अच्छा लगता है और फिर मैं लास्ट में केमिस्ट्री को करूं। अब इसके दो मेथड हैं। अब देखो सेक्शनल कट ऑफ, अगर जैसे सेक्शनल कट ऑफ आपको केमिस्ट्री में भी मिनिमम एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए ही चाहिए कि इतना तो केमिस्ट्री में आना ही होगा, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात करूं, सेक्शनल कट ऑफ, तो आपको केमिस्ट्री में एक मिनिमम कुछ ना कुछ स्कोर करना पड़ेगा, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी, क्योंकि केमिस्ट्री आपका पुअर सब्जेक्ट है, यानी कि सबसे आप कम फेवरेट मानते हैं इसको, मान लो, और आपको उसको क्लियर करना जरूरी है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री उठाइए, क्योंकि शुरू में आपके पास एम्पल टाइम होता है और आपका ये सब्जेक्ट पुअर है, थोड़ा आप इसमें वीक हैं, तो आप जितना इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उतना कर लीजिए ताकि आप केमिस्ट्री की कट ऑफ इजीली पूरा करेंगे। अगर आपने बाय द वे केमिस्ट्री आखिरी में उठाई और जब आपके पास सिर्फ हाफ एन आवर का टाइम बचा हुआ है, आप केमिस्ट्री की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। लॉजिक ये एक है, क्योंकि एक तो आपके ये पहले ही पुअर सब्जेक्ट है, दूसरा आपके पास टाइम भी कम है और एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर है, आप लैग कर जाएंगे इस सब्जेक्ट में। इसलिए ट्राई कीजिए कि जो या तो स्ट्रॉन्गेस्ट को पहले उठाइए या फिर वीकेस्ट को। मीडियोकर तो मीडियोकर है, वो तो बीच में ही रहेगा, वो आप कभी भी उठाएंगे उसमें आपको जितना स्कोर करना है उतना ही कर पाएंगे। तो आपका स्कोर बढ़ कब सकता है, या तो स्ट्रॉन्गेस्ट को पहले उठा के या वीक को पहले उठा के। प्लीज जो आपका मीडियोकर वाला है उसको कभी भी पहले और बाद में ना उठाइए। तो एक और स्ट्रेटेजी, अब डिपेंड करता है आप उस वक्त कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू सम फैक्ट्स अबाउट द रैंकिंग, ठीक है। अब रैंकिंग के बारे में फैक्ट सुन लीजिए और उनको बड़े ध्यान से देखिएगा। इट इज वेरी इजी टू रीच अमंग द 80% ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब अगर 80% है या 80 परसेंटाइल का जो अगर स्कोर है उसको अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। 1 से लेके 80 तक जाना इजी है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आप रीच कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत मेहनत करना। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि द कंपटीशन स्टार्टेड आफ्टर द 80%। कंपटीशन जो शुरू होता है वो 80% के बाद ही शुरू होता है, यानी कि 80% से लेके 100 परसेंटाइल के बीच में ही आपको फाइट करना होता है अपनी सीट के लिए, अपनी रैंकिंग के लिए, और वहां पर यू हैव टू कम्पीट विद द बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया। राइट, तो सारे लोग आपकी एज ग्रुप के ही होते हैं, आपके जितने ही वो लोग भी ब्रिलियंट हैं, ऐसा कुछ खास नहीं कि वो अलग से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बिकॉज यू हैव टू फाइट विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। आप उनके साथ तो फाइट कर ही रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई जैसे मैंने बताया आपको टॉपर और जो लास्ट पर्सन इन हुआ उनके बीच में लैंड करना है। इसका मतलब यू शुड कंपीट विद दैट 50% वाला जो ब्रैकेट है, जो 50% स्कोर करता है उसके साथ कॉम्पिटिट करना है। 1-2 क्वेश्चन ज्यादा या कम होने का मतलब 1 मार्क्स अगर आपका ज्यादा हो गया
तो आपने कम से कम ये मान के चलिए 1500 स्टूडेंट के ऊपर लीड बना ली, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब वो स्कोर, एक एक मार्क्स का स्कोर कैसे अचीव करना है वो देखिएगा। एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सीधा और साधारण सच्चा सा तरीका है प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा करें, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में करें। अब देखिएगा, अब सपोज आपने कोई टॉपिक शुरू किया, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने शुरू किया, और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने आज क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आए। अब आप घर गए और आपने क्वेश्चंस लगाने चालू किए। पहला क्वेश्चन आपने लगाया, पहला क्वेश्चन है वो आपने लगाया, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपने लगाया, वो चाहे इजी हो या डिफिकल्ट, आप उसमें टाइम जरूर लगाएंगे, बिकॉज यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द टॉपिक, एंड आपको कॉम्पैक्टेबिलिटी बनाने में, फॉर्मूले के साथ में, लॉजिक्स के साथ में, थ्योरी के साथ में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जितना टाइम आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे, उससे थोड़ा कम टाइम आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे, थोड़ा कम। यानी कि अगर मैं इधर टाइम लिख लूं और इधर मैं क्वेश्चंस लिख दूं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरह जा रहा है और टाइम आपका इधर जा रहा है, ये अपवर्ड, ये बढ़ता हुआ टाइम है, और अगर मैं नीचे आऊंगा तो घटता हुआ, इधर क्वेश्चंस के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आप क्वेश्चंस को फटाफट स्विफ्टली करना चालू करें। लेकिन एक स्टेज ऐसे भी आती है कि जब आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं। मान लो आपने, ये कोई क्वेश्चन है 10वां मान लेते हैं, 10वें क्वेश्चन में जितना आपने टाइम लिया उतना ही टाइम आप 11वें में भी ले रहे हैं, 12वें में भी ले रहे हैं, 13वें में भी ले रहे हैं, ठीक है ना, और 14वें में भी ले रहे हैं, तो आपका टाइम कोई 5-4 सेकंड ऊपर या नीचे अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन वेरी कर जा रहा है। अब आप इसको 4 मिनट से नीचे कैसे लाएं, यानी कि आपका ग्राफ ये डाउनवर्ड कैसे, देखो शुरू में जितना तेजी से आपका ग्राफ गिरेगा, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लिया, दूसरे में काफी कम, लेकिन एक स्टेज ऐसी है कि जब ये ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। देखिए आप इतना तो समझते हैं ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब आपका टाइम रिड्यूस नहीं हो रहा, देखिएगा, और क्वेश्चन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपने इस टाइम को आपने रिड्यूस करना है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपने अगर टाइम को, जब मान लो आप शुरू में आपने लिए, लेट्स से किसी क्वेश्चन को करने में 10 मिनट, दूसरे क्वेश्चन को करने में आपने लिए लेट्स से 9 मिनट, तीसरे क्वेश्चन को करने में, जब आप तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो 9 से लेकर अगर आपको 8 मिनट में आना है तो आपको 4-5 उस वैरायटी के क्वेश्चन करने पड़े होंगे, ताकि आपका टाइम, मान लो आपने लिए 4 क्वेश्चन टू रिड्यूस दैट 1 मिनट, अब आपका वो यहां से टाइम मान लो सपोज रिड्यूस करना है यहां पर 7 मिनट तक लाना है, तो मान लो आपको सॉल्व करने पड़े होंगे, सपोज मान ले यहां पे करीब करीब 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन मान लेते हैं। धीरे धीरे अब आपने टाइम को रिड्यूस करना है 6 तक, लेकिन आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने पड़े उस वक्त आपको अप्रोक्सीमेटली मान लो 12। देखिए जैसे जैसे आप टाइम तो अभी भी आप 1 मिनट कम कर रहे हैं, पहले भी आपने 1 मिनट कम किया, अभी भी 1 कर रहे हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब अब असली फाइट आपकी अब शुरू हो रही है। जैसे मैंने बताया कि फाइट आपको आखिरी के 20 परसेंटाइल के साथ में करनी है। यहां पर भी 4 मिनट से टाइम 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में आए, उसके लिए आपको उतने ज्यादा, यानी कि प्रोपोर्शनेटली आपको ज्यादा क्वेश्चन काम करने पड़ेंगे, यानी कि रिडक्शन इन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? इसका मतलब अगर आपको टाइम रिड्यूस करना है थोड़ा सा भी, तो क्वेश्चन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब हो सकता है वो स्क्वायर हो सकता है वो क्यूब हो, यानी कि पहले अगर आपको 2 क्वेश्चन करने में 1 मिनट का टाइम रिड्यूस होता है, अब हो सकता है 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 क्वेश्चन करें तब जाके शायद 1 मिनट कम हो। प्रोबेबली ये क्यूब में भी हो सकता है। इसका मतलब टू रिड्यूस अ स्प्लिट सेकेंड यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन। धीरे 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 क्या होगा कि आपका टाइम जो है वो हल्का सा रिड्यूस होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। यानी कि टाइम कितना कम हुआ आपका 30 सेकंड, लेकिन क्वेश्चन कितने करने पड़े आपको 20, यानी कि 20 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करें आपने, तो जाके आप 30 सेकंड रिड्यूस कर पाए। आप देखते चले जाएं, ऐसे ही आप अगर थोड़ा सा अगले 30 सेकंड रिड्यूस करने हो आपको, तो आपको मान लो क्वेश्चन करने पड़े हो शायद 40, और ऐसे ही अब आप देखिए टाइम उस प्रोपोर्शनेट में ज्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़े, यानी कि अब आपकी टाइम के साथ में फाइट स्टार्ट हो गई। ठीक है,
तो ऑलवेज की फाइटिंग विद द टाइम, यही कंपटीशन का बेस्ट वे है। अपना टाइम रिड्यूस करो, चाहे उसके लिए कितने भी आपको क्वेश्चन करने पड़े। और इस प्रोसेस में आपने 2-3 बातें बड़ी अच्छी करी। एक तो आपने क्या किया, टाइम रिड्यूस करा, ये बहुत अच्छा किया। और देखिए इस प्रोसेस में आपने करीब 100+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसका मतलब एक टॉपिक से आपने अगर 100 से लेके 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला है। ठीक है, और यही स्ट्रेटेजी हमारे केसेंस एजुकेशन के जो कि वीडियो लेक्चर्स हैं, जो हमारे ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम है, उसमें भी है। उसमें आपको इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट का स्पेसिफाइड चार्ट होगा, आपको एनालिसिस के साथ में आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये सारी विद द एनालिसिस, सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग, ये हमारे वेबसाइट में मौजूद है। और यू आर वेरी हैप्पी टू नो ऑल दीज थिंग कि हमारे पास 30,000+ क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन विद सॉल्यूशन, एनालिसिस एंड विद द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज वेल। तो उनको आप प्रैक्टिस करें और अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन को और मजबूत करें और स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू वेरी मच।